सुनो, कल बच्चे कोऑर्डिनेट बॉन्ड किया था। जैसे आयनिक में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कितने ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन, जितनी किसी की क्या होती है बच्चे। उसके बाद हमने किया कोवेलेंट। कोवेलेंट क्या जरूरी है, म्यूचुअल शेयर, मतलब इधर से 1 तो 1 2 2 3 3, जितने एक एलिमेंट शेयर करेगा उतने क्या करेगा दूसरा एलिमेंट भी शेयर करेगा। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने पढ़ा था कल। कोऑर्डिनेट बॉन्ड सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, कल एक चीज मिस हो गई थी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वहां बनेगा जहां लोन पेयर प्रेजेंट हो। अगर कहीं लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, इसको लोन पेयर इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, लोन पेयर इफेक्ट। इसके पास अगर H पॉजिटिव आता है which does not have any kind of electron, so this H पॉजिटिव ये इन दो इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा और ये स्ट्रक्चर बनेगा O। H की तरफ जिसने दो इलेक्ट्रॉन्स यूज किए हैं उसकी तरफ एरो लगाओगे, दिस इज H, दिस इज H एंड दिस इज 2 डॉट्स एंड द चार्ज विल बी पॉजिटिव। अब ध्यान देना है, इसकी अगर डिटेलिंग पूछे तो क्या बताओगे, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसमें, एक। दो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, लोन पेयर कितने हैं 1 और बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 और 1, ये कितने हो गए 3। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला भी क्या माना जाएगा, बॉन्ड पेयर वाला। क्या माना जाएगा, बॉन्ड पेयर। इज इट क्लियर, ये क्लियर है, इतना समझ आ गया। और नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन H4 में। बाकी पता है क्या, H पॉजिटिव आएगा, H3O पॉजिटिव के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इसलिए एक और H पॉजिटिव। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं पोलर और नॉन पोलर की। याद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर, उसको क्या बोलते हैं आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब एक चीज सिंपल याद रखना, हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा, है ना। और ये बात किसकी कर रहे हैं आप, सिर्फ किसकी, नॉन मेटल्स की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, नॉन मेटल्स की। अगर दो लोग एक जैसे हैं तो इनके बॉन्ड में किसी तरह की पोलैरिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आएगा। ये सब के सब आपके क्या होंगे, नॉन पोलर। क्या होंगे सबके सब, नॉन पोलर। क्या होंगे सबके सब, नॉन पोलर। ठीक है, लेकिन अगर दो के बीच में जैसे HCl, HBr है ना, HI, ये सब आपके क्या है, पोलर। इवन NH3, H2O, ये सब क्या है, ये पोलर है। जितने भी तुम्हारे एसिड्स हैं सब क्या है, पोलर। पोलर मतलब दो एलिमेंट्स के बीच में थोड़ा सा किसका डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो उस बॉन्ड को अपनी तरफ रखेगा, दूसरे की तरफ नहीं जाने। इज इट क्लियर बच्चे, कोई दिक्कत है तो बताइए सर, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं आगे बढ़े। साथ ही अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जैसे CO2, CO2 इज नॉन पोलर, CO2 इज नॉन पोलर, CH4 इज नॉन पोलर, CCl4 इज नॉन पोलर, CH2 इज नॉन पोलर। ये कुछ याद कर लेना। और एक्चुअल में C और H के जितने कंपाउंड्स हैं क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं इनको, क्या, हाइड्रोकार्बन्स। सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स आपके क्या होंगे, नॉन पोलर। इथेन, इथीन, इथाइन, वो नहीं कह रहा मैं, अल्कोहलिक और वो ग्रुप्स नहीं कह रहा मैं, सिर्फ अकेले C और H वाले सबके सब क्या है आपके, नॉन पोलर। ठीक है, वाटर आपका पोलर है, अमोनिया पोलर है, एसिड्स पोलर है, इवन SO2 और NO2 भी पोलर है, क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना, जो बेंड वाला स्ट्रक्चर। पोलर कंपाउंड्स किस में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में, और क्या होंगे, आयनाइज या डिसोसिएट, डिसोसिएट, शाबाश, आयनाइज। क्या होंगे, आयनाइज। इनमें आयंस नहीं है, इनमें आप वाटर डाल के इनसे आयंस बना रहे हैं,
आयनिक कंपाउंड्स में वाटर डालोगे तो क्या होगा? डिसोसिएट। आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय आयंस, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय मॉलिक्यूल्स। तो आयंस बनाना है इस आयनाइजेशन, सिर्फ आयंस को अलग करना है इस डिसोसिएशन। तो आयनिक कंपाउंड की कंडीशंस बताओ। पहला, एक क्या होना चाहिए? मेटल। दूसरा, नॉन मेटल। एक क्या होना चाहिए? लूज करने वाला, एक गेन करने वाला। एक की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? बहुत लो, दूसरे की ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होना चाहिए? वेरी हाई, बहुत ही ज्यादा। ज्यादा डिफरेंस होगा तभी आयनिक बॉन्ड बनेगा। दूरी क्यों नहीं है? दूसरा आपके पास क्या है बच्चे? सेकंड बताओ। कोवेलेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस, आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस लेस। दोनों क्या होने चाहिए? नॉन मेटल। दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करें? एक्सेप्ट। समझ आ गए बच्चे? अब इस पे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। पानी में डिसॉल्व क्यों करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? क्या रीजन बताया था इसका? फ्री आयंस। इट फॉर्म्स फ्री आयंस। अच्छा, हार्ड, मेल्टिंग पॉइंट हाई, बॉइलिंग पॉइंट हाई, हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ आ गई? आगे बढ़े। चैप्टर ओवर। हाँ जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेड पे है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो एनर्जी है। कब? जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो कितनी एनर्जी निकालता है, वो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये है दोनों पैरेलल, मतलब एक ही चीज को आपने दो तरह में बता दिया, एक फिनोमिनल कर दिया और एक एक वैल्यू कर दिया, बस इतना ही। ठीक है, जैसे एक बोल दो इंटेलिजेंट है और एक बोल दो 90%, तो 90% वाला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया और इंटेलिजेंट है सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ठीक है बच्चे, क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। अच्छा, चौथा चैप्टर सबसे इजी है ना। चौथा चैप्टर सबसे इजी। पहले तो आप बेसिक जो कलर है वो बताते जाओ मुझे। कैल्शियम का कलर, मतलब थर्ड भी है ये, आपकी थर्ड भी। इसका कलर नहीं, कैल्शियम किसमें होता है? हड्डियों में। और खाने के लिए किसमें होता है कैल्शियम? दूध में। दूध से क्या बनता है? दही। दही का नाम कर्ड। कौन सा होगा ये? कौन सा होगा ये? कर्ड। Zn2 पॉजिटिव, gelatinous white, Zn2 पॉजिटिव, gelatinous white, Pb2 पॉजिटिव, chalky white, Pb2 पॉजिटिव, chalky white, PbCl2 येलो था। ठीक है, Pb2 पॉजिटिव क्या होगा? chalky white। क्या? chalky white। इज इट क्लियर बच्चे? अगर Mg आ जाए तो डल वाइट है, बाकी Mg का नहीं है कोई, मतलब सिलेबस में नहीं है। क्या है? कैल्शियम, जिंक, लेड, तीनों क्या है ये? वाइट। ओके, उसके बाद Fe2 पॉजिटिव क्या? बोलो। कौन सा ग्रीन? डर्टी ग्रीन। कौन सा ग्रीन? डर्टी ग्रीन। Fe3 पॉजिटिव रेडिश ब्राउन और Cu प्लेन ब्लू कर देना। कॉपर कार्बोनेट का कलर ग्रीन होता है, याद रखना, ग्रीनिश ब्लू। ठीक है, बाकी कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट आ जाए तो वो ब्लू। इज इट क्लियर? चलो, आपके पास एक क्वेश्चन आ गया। अरे नहीं, अच्छा सुनो, ओ भाई लिसन, इनके कलर नहीं है ये, इनसे जो सॉल्ट्स बनेंगे, इनके जो पीपीटी बनेंगे वो बता रहा हूँ मैं। वैसे ही लिख ली मैंने, मतलब कि क्वेश्चन ऐसे आएगा। समझ आ गई? तो व्हाइट कलर किसका होगा? CaOH वोल्ट वाइज का, ZnOH वोल्ट वाइज का, जो पीपीटी बता रहे हैं हम। बेटा समझ आया कि नहीं आया? जिंक टू पॉजिटिव इज नॉट जेलेटिनस व्हाइट, मतलब जिंक हाइड्रोक्साइड। इज इट क्लियर? फेरिक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, इनके कलर बता रहा हूँ तुम्हें। भी आपको तो सिर्फ पेपर में नंबर के लिए थोड़ा सा वो कर लेना। समझ आ गई?
जो ये व्हाइट वाले हैं ये वैसे क्या होते हैं, कलरलेस की कैटेगरी में आते हैं। ये व्हाइट वाले जितने भी आते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, ये सब किसमें आते हैं, व्हाइट जो सॉल्ट्स बनाते हैं इनका क्या है, कलरलेस। हाँ, इनके कलर्स हैं, ठीक है, इनके कलर्स होते हैं। ओके सुनो, तुम्हें क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपने NaOH किसी सॉल्यूशन ABC में डाला, उसे ये करके और पेल ब्लू PPT बना, तो उसमें कैटायन कौन सा है, है ना, या तो लिखो कॉपर आयन या फिर लिखो Cu2 पॉजिटिव, ठीक है जी। ओके, आपने NH4OH को अंदर ऐसे ऐसे किसी कंपाउंड में डाला और उसका कलर आ गया जिलेटिनस व्हाइट, जिंक, है ना, क्या आ गया, कैटायन जिंक। कंपाउंड पूछ ले तो जिंक हाइड्रोक्साइड, कंपाउंड पूछ ले तो जिंक हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चंस आएंगे डिफरेंस के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना है Pb का क्या नहीं लेना, सॉल्ट PbSO4 नहीं लेना और PbCl2 नहीं लेना, याद रखना। लेड में बस आप टेस्टिंग के लिए नाइट्रेट्स रखना, सबके रख सकते हो नाइट्रेट, नॉट अ इशू, लेकिन बाकियों में सल्फेट क्लोराइड्स भी चल सकते हैं, इसमें मत चलाना प्लीज, क्योंकि PbSO4 क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, इसका एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनेगा, कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है बच्चे। रास्ता जी क्लियर है बेटा, इधर समझ आ गई बच्चे, क्लियर है, ले वो कोई इशू, ठीक है क्लियर। कैल्शियम का भी सल्फेट नहीं लेना है, ये भी क्या होता है, इनसॉल्युबल, इसमें भी क्या लेना है, नाइट्रेट, ठीक है। दोनों को पैरेलल बता दूं, NaOH और चलो कौन सी रिएक्शन होती है इसमें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, कौन सी, डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कौन सी होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बस एक्सचेंज करने हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से सुनो, सबसे पहले अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट को, है ना, कैल्शियम के सॉल्ट को NaOH में डालोगे तो क्या बनेगा, बोलो, कर्डी व्हाइट PPT, एक्सेस में भी क्या रहेगा, सेम, ये है बुक में, सुनते रहो यार, सब कुछ 50 बार आपने लिख भी रखा है ना। कैल्शियम से क्या बनेगा, कर्डी व्हाइट PPT, क्या बनेगा, कर्डी व्हाइट PPT, लेकिन ये कैल्शियम के साथ क्या देगा आपको, क्या देगा, नो रिएक्शन, क्या देगा, नो रिएक्शन, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। कैल्शियम डज नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम डज नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये मैम ने जो कॉपी लगवाई है ना उसमें लिखा हुआ है, कैल्शियम डज नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम does not form precipitate with ammonium hydroxide because NH4OH is a weak alkali. 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 The OH negative ions form the OH negative ions form are not enough to form precipitate with calcium, are not enough to form precipitate with calcium, are not enough to form precipitate with calcium। तुझे शर्म नहीं आती, तुझे ये नहीं दे रखी किताब है, कौन सी रिवीजन दी है, यही लेके आनी है हमेशा, समझ आ गई, ये रिवीजन वाली कॉपी पे करने हैं सारे काम, हो गया, समझ आ गया बच्चे, ठीक है। तो कैल्शियम आपका रिएक्टिविटी सीरीज में काफ़ी ऊपर जाता है ना, क्या होता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, तो कैल्शियम को क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग एल्कली चाहिए और वो कौन है, NaOH। अगला आता है बच्चे इस कैटेगरी के अंदर, पहले वाइट वाले कर लेते हैं ना, अगला कैटेगरी में आता है बच्चे आपके पास जिंक, है ना, तो जिंक क्या बनाएगा, जिलेटिनस व्हाइट PPT, लेकिन एक्सेस में क्या हो जाएगा बच्चे,
एक्सेस में क्या हो जाएगा? सॉल्युबल। जिंक का कौन सा नेचर होता है? जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, एम्फोटेरिक। इट कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। मतलब जिंक हाइड्रोक्साइड बनाए ये जिलेटिनस वाइट पीपीटी, इसमें अगर NaOH डालोगे, सुनते रहो ध्यान से, तो ये क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट। क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट। और एक्सेस में क्या हो जाएगा? सॉल्युबल। क्या हो जाएगा? सॉल्युबल। अगर कोई लेड का सॉल्ट नाइट्रेट लेके तो कौन सा पीपीटी बनेगा? कौन सा? चौकी बनेगा। और एक्सेस में सेम ऐसे ही क्या बन जाएगा? सोडियम प्लम बाइट। क्या बन जाएगा? सोडियम प्लम बाइट। क्या बन जाएगा? सोडियम प्लम बाइट। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है तो बताइए बच्चे। क्या बनाएगा ये? सोडियम प्लम बाइट। इज इट क्लियर? जिंकेट, वो जिंकेट होगा, ये प्लम बाइट होगा। ठीक है बच्चे, एक जिंकेट होगा और एक प्लम बाइट होगा। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम इन दिस? प्लीज आस्क। ठीक बन गया? अच्छा, अब इन्हीं को इधर लेते हैं। जिंक तो यहां भी क्या बनाएगा? जिलेटिनस वाइट पीपीटी। लेकिन अगर आप इसे किस में डाल दोगे? एक्सेस में। किसमें डाल दोगे इसे? इसमें एक्सेस में। एक्सेस में डालते ये क्या करेगा बताओ? ये बनाएगा टेट्राअमीन जिंक, टेट्राअमीन जिंक हाइड्रोक्साइड, या फिर जिंक सल्फेट भी बन सकता है। दो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, आप ऐसे ही। ये क्या बनाएगा? क्लियर सॉल्यूशन। क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? क्लियर सॉल्यूशन। ऐसा ही इसमें एक और बनाता है, कौन? कॉपर। क्या बनाता है कॉपर? पेल ब्लू पीपीटी। लेकिन एक्सेस में कॉपर भी क्या बनाएगा? टेट्राअमीन कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसका कलर क्या होगा बच्चे? इंकी ब्लू या पिंक। क्या कलर होगा इसका? इंकी ब्लू या फिर पिंक। समझ आ गया? ठीक है। अच्छा, लेड के साथ इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेड के साथ ये चौकी वाइट पीपीटी बनाएगा, जितना मर्जी इसमें लेड का वो NH4OH का। तो बेसिकली क्या हुआ? सॉल्युबल कौन हुए सोडियम में? सिर्फ दो। कौन? जिंक और लेड। और NH4OH में भी कितने सॉल्युबल हुए? दो। कौन? जिंक और कॉपर। जिंक और कॉपर। लेड क्या है इसमें? इनसॉल्युबल। फेरस और फेरिक दोनों में क्या रहेंगे? इनसॉल्युबल, है ना। फेरिक हाइड्रोक्साइड और फेरस हाइड्रोक्साइड, जितना मर्जी एक्सेस NaOH डालो चाहे NH4OH डालो, दोनों में क्या रहेंगे? सल्फेट। वो पता है कैसे होगा? अगर जिंक नाइट्रेट लिया है तो अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। वो अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है? अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है? थोड़ा नेचर एक्सप्लोजिव। तो यहाँ जिंक का आपने क्या लिया? सल्फेट। जिंक सल्फेट से बना अमोनियम सल्फेट जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ। अगर वो भी एक्सेस में डाला हुआ है साथ में, सल्फेट बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। समझ आ गई? यहाँ सल्फेट का प्रोडक्ट भी बन सकता है या हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है, दोनों में कोई नहीं। क्लियर? समझ आ गया? NH4OH डाल के बनाओ तो ये बना दो, NH4 वोल्टवाइज SO4 डाल के बनाओ तो वो दोनों से कोई नहीं। इज इट क्लियर? इस चैप्टर में मेन आपको इन्हीं पे कंसंट्रेट करना है, अनायंस पे कंसंट्रेट करना है, सॉरी कैटायंस पे। किस पे? कैटायंस पे। जस्ट फॉर योर नॉलेज, अगर एक ऐसी गैस निकल रही है जो लाइम वाटर, सुन लेना, जो कि लाइम वाटर को मिल्की करती है, लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर पे नो चेंज, तो एनायन कौन सा है? एनायन गैस जो लाइम वाटर को मिल्की करती है तो कौन हो गई? CO2 और SO2। लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट नो चेंज, तो अकेली कौन है? CO2। तो CO2 कौन से एनायन से बनती है? बोलो जोर से। कार्बोनेट से। और किससे? कार्बोनेट और किससे? बाइकार्बोनेट से, है ना। अ गैस व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड आल्सो चेंजेस पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज टू ग्रीन, तो क्या होगा? SO2। किससे बनेगी SO2? इससे, नाम बोलो।
सल्फेट से, सल्फाइड से, और किससे? बाइसल्फाइड से। A gas is formed which has rotten egg smell, H2S। किससे बनती है H2S? सल्फाइड, D for डॉक्की वाले से। समझ आ गई बच्चे? Is it clear? A reddish brown gas is given out, NO2। किससे बनेगी NO2? नाम बोलो। नाइट्रेट से। NO2 है तो अनायन कौन है? नाइट्रेट। CO2 है तो कार्बोनेट। सल्फाइड है तो सॉरी H2S है तो सल्फाइड। अगर SO2 है तो सल्फाइड। बाइसल्फाइड भी क्या बनाएगा? SO2। बाइकार्बोनेट भी क्या बनाएगा? CO2। समझ आ गई बच्चे? एक रिएक्शन लिख दोगे, Zn प्लस HCl क्या बनाएगा? Zn प्लस HCl प्लस H2। HCl कॉन्सेंट्रेटेड लेना है डाइल्यूट? डाइल्यूट, क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी कौन से एसिड शो करते हैं? डाइल्यूट एसिड कॉन्सेंट्रेटेड नहीं करते। ओके, Zn प्लस NaOH, एक्वस है NaOH, ठीक है। जिंक को मतलब तुम लोगों की हिम्मत देखो, तुम लोग सोडियम से जो OH है उसे हटा रहे हो, किससे? जिंक से। क्या बनाया? रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है जिंक। उसकी क्या औकात है कि वो सोडियम से OH हटा दे यार? तुम लोग हटवाए जा रहे हो उससे। दिमाग को साथ लेके आना है बच्चे, यहाँ पे घर नहीं छोड़ के आना। करण जी फिर तू नहा धो ले, मैं ट्यूशन जाया। सोडियम जिंकेट बनेगा। जिंक का कौन सा नेचर है? एम्फोटेरिक। अभी तो बताया तुम लोगों ने। HCl से भी रिएक्ट करता है और क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। इसलिए मैंने आपको बोला कि एक्सेस ऑफ वाटर डाला, ठीक है। समझ आ गया? एल्यूमिनियम भी ऐसा ही कुछ करेगा, लेड भी ऐसा ही करेगा। तो रिएक्शन समझ आ गई? इज इट क्लियर? ओके। HCl forms ions in water, CCl4 does not. Why? HCl is polar. It can form free ions. CCl4 is non-polar. It cannot form free ions. तो किसने CCl4 किसमें डिसॉल्व कर सकता है? पानी में नहीं कर रहा तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। कोई एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बताओ। वैसे तो CCl4 खुद एक सॉल्वेंट है, कोई और एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। प्रार्थना जी रोज नेल पॉलिश बदल आते हो और उतार भी लेते हो जल्दी से, क्यों? क्या यूज करते हो? एसीटोन। नेल पॉलिश रिमूवर क्या है तुम्हारा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। प्रार्थना जी वैसे ही बोला मैंने, ठीक है ना? वो क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। क्या ये? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, CCl4 एसीटोन, है ना? इवन आपके ये इथाइल अल्कोहल, मीथेनॉल अल्कोहल, है ना? ये सब क्या है आपके? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है। ये सब क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। अल्कोहल बोलते ही ऐसे ऐसे हो गए, क्यों? हर्षविंदर तो आज बैटरी डाउन, ठीक है बच्चे? क्लियर है? ये समझ आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें तो बताओ। पहले 3 चैप्टर्स में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं फिर रिवीजन तो रुकेगी नहीं, आगे बढ़ेंगे। और यही तो है इसके साथ डिफरेंस बता रहे। जैसे क्वेश्चन आएगा लेड नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट का डिफरेंस बताओ NaOH यूज करके, तो पहले वर्डिंग उसके बाद इक्वेशन। NaOH और NH4OH का बताओ तो। NaOH और NH4OH कैल्शियम यूज कर लो, एक में क्या बनेगा? 30 PPT, एक में लो, या फिर क्या डालो? कॉपर,
एक में क्या बनेगा, पेल ब्लू पीपीटी, और एक में डीप इंकी ब्लू सॉल्यूशन एक्सेस। समझ आ गई? लेड यूज कर लो। अमोनियम में क्या होगा, इनसॉल्युबल, और सोडियम वाले में क्या हो जाएगा, ऐसे। नहीं, पूरी इक्वेशन लिखनी है, वर्डिंग लिखनी है, इक्वेशन तो मैंने वैसे समझाने के लिए किया है। सर पहले चैप्टर पे ये 5 प्रॉपर्टी की हैं, 5 होती है 5 की है करेक्ट। क्यों? एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर फोर्स, मेटालिक, नॉन मेटालिक, रिड्यूसिंग नेचर, 3 तो मेन ही हो गई तुम्हारी। उसके बाद कितनी सारी बन सकती है? काफी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, सब बनेगा ना ये। एटॉमिक साइज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, नंबर ऑफ शेयर्स, और न्यूक्लियर पुल, न्यूक्लियर चार्ज, फिर वो 3 मेन जो है वो हो गई। मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर। सुखन जी ये चोटी में लगा लो रबड़। फिर क्या करना है तुम्हें रबड़ से, बता, ये मैं बता देता हूँ। अब फिर रखते हैं इसको, ऐसे ही लोगों के माने जा रहे हैं। ओके, क्लियर है बच्चे? आगे बढ़े हम? क्लियर है इतना? चलो हाँ जी। वो प्रॉपर्टी और उनकी ट्रेंडिंग करती है। हाँ, और तो कुछ अब 3 फिजिक्स के लिए निकालेंगे, ठीक है? फिर केमिस्ट्री वाले दोबारा, क्योंकि बायो हम 4 तारीख को टारगेट है, 4 तारीख से बायो स्टार्ट करेंगे, 4 से या 5 से 6 से लास्ट में रखेंगे बायो। क्लियर है? समझ आ गई ना? बायो क्योंकि अपना बायो का पेपर फर्स्ट चलेगा, तो वो लास्ट में रखेंगे ताकि अपने को याद रहेगा। 3rd पेपर है ना तुम्हारा बायो का, ऐसा नो 3rd ईयर में। ओके सुनो, फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर किसके बारे में था? फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो क्या चेंजेस आएंगे? रिजिड बॉडी है तो ओनली स्टेट ऑफ मोशन। व्हाट रिजिड बॉडी does when force is applied? It only changes its motion. मोशन में मतलब स्पीड बढ़ सकती है, कम हो सकती है, चल रही बॉडी है रुक सकती है, रुकी हुई है तो चल सकती है, और तीसरा क्या चेंज हो सकती है बॉडी की? डायरेक्शन। क्या चेंज हो सकती है बॉडी की? क्या? डायरेक्शन। समझ आ गई? अगर है नॉन रिजिड बॉडी तो क्या हो सकता है? शेप साइज भी चेंज हो सकता है, मतलब एक वर्ड शेप साइज के लिए डायमेंशन, और दूसरा उसमें क्या ला सकते हो आप? मोशन। क्या ला सकते हो आप उसमें? क्या आ सकता है उसमें? मोशन। समझ आ गया बच्चे इतनी चीज? ठीक है, सिंपल। अगर किसी बॉडी पे एक पॉइंट फिक्स हो और उस पे फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी का लीनियर मोशन करेगा या रोटेशनल मोशन? रोटेशनल। पॉइंट फिक्स्ड है तो बॉडी में कौन सा मोशन होगा? रोटेशनल मोशन। अगर पॉइंट फिक्स नहीं है तो बॉडी को पुश करोगे तो कौन सा मोशन होगा? लीनियर। फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हो? पाइवट पॉइंट। और पाइवट पॉइंट से जो लाइन पास करती है उसको क्या बोलते हो? एक्सेस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हो? एक्सेस ऑफ रोटेशन। और जहां फोर्स लगाते हो उसको क्या बोलते हो? लाइन ऑफ एक्शन। क्या बोलते हो? लाइन ऑफ एक्शन। ओके, मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका दूसरा नाम बताओ? टॉर्क। और टर्निंग इफेक्ट। ये सब क्या है बच्चे? एक ही बात है। ये किस पे डिपेंड करते हैं? 2 चीजों पे, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या हुआ? क्या हो गया? 2 चीजों पे डिपेंड करते हैं, चीजों पे डिपेंड करते हैं बच्चे। क्या? फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें। हाँ जी, इज इट क्लियर? ठीक है। अगर फोर्स ज्यादा होगी तो टर्निंग इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो टर्निंग इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा। समझ आ गई? ठीक है। अब कोई भी बॉडी आपके अराउंड जो रोटेट करती है उसको एक फिक्स्ड टर्निंग मूवमेंट चाहिए होता है घूमने के लिए। एक नट को घुमाना है तो एक उसे भी एक टर्निंग इफेक्ट चाहिए, है ना? आपको एक गेट खोलना है उसे भी टर्निंग इफेक्ट चाहिए। देखो, आप ज्यादा फोर्स लगा के उसको तेज या स्लो कर सकते हो, है ना? टर्निंग इफेक्ट क्या कर सकते हो? फास्ट स्लो कर सकते हो, लेकिन उसको जो टर्निंग इफेक्ट चाहिए वो उसे चाहिए। समझ आ गई? अब उसे टर्निंग इफेक्ट जो चाहिए उसे पूरा करने के आपके पास 2 तरीके हैं।
एक क्या फोर्स, दूसरा क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आप डिस्टेंस ज्यादा रख रहे हो चीज को घुमाने के लिए तो फोर्स क्या लगेगी कम, और अगर आपके पास फोर्स ज्यादा है तो आप डिस्टेंस क्या रख लो कम। ठीक है, एक नट को टाइट करते हैं तो डिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए फोर्स क्या लगती है ज्यादा। यही हम क्या यूज कर लें स्पैनर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा ज्यादा तो फोर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी कम, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट चाहे ऐसे करो और चाहे ऐसे घुमाओ टर्निंग इफेक्ट क्या है सेम, टर्निंग इफेक्ट क्या रहेगा सेम। हाँ जी, अगर कोई चीज मूव भी कर रही है और टर्न भी कर रही है तो ये चीजें अप्लाई होती हैं। सब चीजें हम सिर्फ रोटेशन पढ़ रहे हैं, हम दूसरे वाला को पढ़ नहीं रहे। अगर दोनों कट कर रहे हैं तो भी हाँ हाँ हाँ, वो मोशन होते हैं ना आपके, क्या बोलते हैं उसको, और बोला अरे एक मोशन होता है रोटेशन और ट्रांसलेशन, रोलिंग मोशन, वेरी गुड, रोलिंग मोशन यही है। ठीक है, तो वो ट्रांसलेशन पिछले साल पढ़ चुके हैं, मोशन इन वन डायमेंशन। तो अब आपका सर्कुलर पार्ट, ठीक है बच्चे, हैंड फ्लैट ग्राइंडर्स हैज देयर हैंडल एट द एज, स्क्रू जैक हैज लॉन्ग हैंडल्स एंड पोल्स हैव लॉन्ग हैंडल्स। बच्चे नंबर ऑफ आ सकते हैं इसमें, बाइसिकल के पेडल्स दूर क्यों होते हैं, है ना, स्टीयरिंग को साइड से क्यों पकड़ा जाता है, बाइक के हैंडल्स को साइड से क्यों पकड़ा जाता है, क्योंकि आप फोर्स कहाँ लगाते हो जहाँ डिस्टेंस क्या हो मैक्सिमम। डोर हैंडल एंड पे क्यों होता है, सो दैट टू इंक्रीज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस and the force required will be less to produce the same torque, to produce the same torque। आपको जिस टॉर्क से हैंडल को घुमाना पड़ेगा मोड़ने के लिए वो सेम है, चाहे आप यहाँ से पकड़ो चाहे आप यहाँ से पकड़ो। यहाँ से पकड़ोगे तो डिस्टेंस क्या है कम, तो फोर्स क्या लगेगी ज्यादा, इधर से पकड़ोगे तो डिस्टेंस क्या है ज्यादा, तो फोर्स क्या लगेगी चंदन जी कम, फोर्स क्या लगेगी कम। क्लियर बच्चे, कोई दिक्कत, जनरल से क्वेश्चन आ जाते हैं। यूनिट क्या है इसका न्यूटन मीटर, सीजीएस यूनिट क्या है डाइन सेंटीमीटर। ओके, मुझे रिलेशन बताना 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू डैश डाइन सेंटीमीटर। 10⁵ हो गया न्यूटन का, और मीटर का हो गया 10⁵2, कितना हो गया 10⁵7 सेंट। समझ आ गया बच्चे, क्लियर, कोई दिक्कत है तो बताइए। ओके, टर्निंग इफेक्ट हमेशा एक फोर्स की वजह से होता है या दो फोर्स की वजह से? दो फोर्स। अबे सोना नहीं है बच्चे, सोना नहीं है, मुझे उठना भी तो है कल 5:30। हाँ जी, टर्निंग इफेक्ट हमेशा कितनी फोर्स की वजह से होता है, एक या दो? दो की वजह से। मान लो आपके पास ये पाइवट पॉइंट, पहले तो एक चीज सुनो, एवरी एक्शन हैज, अगर मैं किसी बॉडी पे एक्शन लगा रहा हूँ तो मेरे पे रिएक्शन 101% लगेगा ही, ठीक है। अब हम अपना छोड़ देते हैं, हम मानते हैं कि ये फोर्स, ठीक है, ये क्या है सोजा लंबा और लंबा हो, सीधा बैठ, सीधा बैठ। हम लोग क्या करते हैं बच्चे, अगर फोर्स लगाते हैं, इस फोर्स के ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स लगेगी। समझ आ गई, इस फोर्स के ऑपोजिट क्या लगेगी रिएक्शन फोर्स। सुनो, अब ये पाइवट पॉइंट फिक्स है, ये फोर्स इसे घुमाना चाहती है, तो क्या एक फोर्स होगी जो इसे घूमने नहीं देगी, लगेगी तो सही ना कहीं वो फोर्स, भाई ये फोर्स इसको घुमाने की कोशिश कर रही है, तो इस फोर्स के ऑपोजिट कहीं ना कहीं एक फोर्स जरूर लगेगी, जो कौन सी फोर्स होगी रिएक्शन। कौन सी फोर्स होगी रिएक्शन फोर्स। अब बात क्या होती है, रिएक्शन फोर्स इन केसेस में यहां लगती है, इस पे लगती है पाइवट पॉइंट, है ना। इस रिएक्शन की वजह से कोई इफेक्ट होगा, क्यों, पाइवट पॉइंट पे डिस्टेंस क्या होगा 0, तो अगर ये फोर्स R है तो R × 0 आंसर क्या आएगा 0, इसलिए हम उसे कंसीडर करेंगे। एक बार होता है कि इज एवरी फोर्स अ कपल या डज फोर्स ऑकर इन पेयर, तो आप क्या बोलोगे यस, बिकॉज द रिएक्शन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पाइवट पॉइंट and its effect is 0 because its distance from the axis of rotation is 0. Is it clear? कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें आगे बढ़े।
समझ आ गई? अब कपल क्या है? कपल इज टू equivalent opposite forces acting at two different line of action. Couple is two equal forces acting in different directions at two different line of action. जो फोर्स है ना उसको कपल बोला गया है कि दो फोर्स, और उन दोनों फोर्स के कितने रिएक्शंस लगेंगे? दो, और दोनों कहाँ लगेंगे? पाइवट पॉइंट पे, इधर वाले का भी पाइवट पे और इधर वाले का भी पाइवट पे। समझ आ गई बच्चे? मोमेंट ऑफ कपल क्या है? उन फोर्सेस की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है या टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? मोमेंट ऑफ, क्या बोल रहे हैं हम? मोमेंट ऑफ कपल। मतलब अगर पाइवट पॉइंट के दोनों तरफ हमारी बॉडी एक्सटेंडेड है तो एक फोर्स की बजाय क्या लगाई जाए? दो फोर्सेस क्या करेंगी? हमारे काम को इजी कर देंगे। स्टीयरिंग एक हाथ से घुमाना है तो एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन अगर फोर्स डबल कर दो तो क्या हो गई? दो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो तुम्हारा जो फोर्स रिक्वायर्ड होगी वो क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, है ना? एक हाथ से हैंडल मोड़ना जितना मुश्किल है, अगर आप दोनों हाथ यूज करोगे तो वो मुश्किल क्या हो जाएगी? आधी, क्योंकि वो जो टर्निंग इफेक्ट है वो एक फोर्स ने प्रोड्यूस कर दिया और आधा किसने प्रोड्यूस कर दिया? दूसरे। समझ आ गई? तो इसको आप क्या बोलोगे? इन फोर्सेस को क्या बोलोगे? F1 और F2 को बताओ क्या बोलोगे? कपल। क्या बोलोगे? कपल। और इसकी वजह से मूवमेंट होगा F2 इंटू डी, इसकी वजह से होगा F1 इंटू डी। ठीक है? तो ये मूवमेंट और ये मूवमेंट आपको क्या एक बार में बॉडी को आप क्या कर सकते हो? आराम से डिस्टेंस जरूरी है कि सेम ही हो दोनों साइड? नहीं बचे, कोई जरूरी नहीं होता। ठीक है? सिर्फ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन जरूरी है, इक्वल फोर्सेस जरूरी है, अनइक्वल फोर्सेस को कपल नहीं मानते। ठीक है? फोर्सेस इक्वल जरूरी है, डिस्टेंस का चलो फिर भी कोई चक्कर नहीं। बाकी यार ऐसे ही होता है हमेशा कि हम जब भी कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कोशिश यही होती है कि जो फोर्स लग रही है बच्चे वो डिस्टेंस क्या हो, दोनों साइड बराबर हो, ताकि दोनों साइड का टॉर्क क्या हो? बराबर हो, और दोनों साइड क्या हो जाए? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? एक वर्ड में इक्विलिब्रियम को अगर डिफाइन करना हो तो इक्विलिब्रियम इज सेम पोजीशन, इनर्शिया, है ना, बैलेंस। इक्विलिब्रियम क्या है? बैलेंस। जब तो आप बैठे हो क्या आप इक्विलिब्रियम में हो? यस और नो? आप सब इक्विलिब्रियम में हो, आप बिल्कुल सीधे आराम से बात कर रहे हो, है ना? मतलब आप पे जो फोर्स आप चेयर पे लगा रहे हो और जो फोर्स चेयर आप पे लगा रही है दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट, है ना? अगर आप चेयर से नीचे गिर जाओ सीधे, इसका मतलब चेयर आपकी फोर्स को सहन नहीं कर पाएगी, है ना? और अगर आप ऊपर उछलने लग जाओ तो आप चेयर की फोर्स को सहन नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो आप इक्विलिब्रियम में नहीं। तो इसको कौन सा इक्विलिब्रियम बोलते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है? जैसे हर्षविंदर है, इधर गिर रहा है, इधर गिर रहा है, तो ही इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, ही इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है? सेठ जी को कुछ नहीं कहना, सिर्फ मैं कह सकता हूँ। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब कोई बॉडी किससे चल रही हो? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। किससे चल रही हो? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सुनो ध्यान से, हम एक पत्थर ड्रॉप करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर, और उसी पत्थर को अगर मैं 10th फ्लोर से ड्रॉप करूं और नीचे किसी के वो पत्थर जाके लगे तो किस में चोट ज़्यादा आएगी? फर्स्ट फ्लोर में या 10th फ्लोर में? 10th फ्लोर। क्यों? स्पीड बढ़ जाएगी। इसकी वजह से ग्रेविटी। हर सेकंड स्पीड कितनी बढ़ जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकंड से। ठीक है? लेकिन जो रेन ड्रॉप्स हैं वो इतनी हाइट से आते हैं, लेकिन फिर वो तो गोली की स्पीड से आने चाहिए, क्यों नहीं होते वो इतनी स्पीड? फ्रिक्शन ऑफ एयर। क्या होगा वो? उसको कुछ एक टर्म होती है एयर की जो फोर्स लग रही है उसको अपथ्रस्ट, है ना? एयर फ्रिक्शन जो अपथ्रस्ट की वजह से हो रहा है। तो बच्चे जो रेन ड्रॉप्स है उनकी वेलोसिटी लगभग क्या रहती है जब से चले वहां से लेके एंड तक? कांस्टेंट। क्या रहती है? क्या रहती है? कांस्टेंट। तो इसे कौन सा इक्विलिब्रियम बोलते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम बोलते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। Anything which is in dynamic equilibrium will have a constant velocity. अब स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम, अच्छा सुनो, क्या मैं इक्विलिब्रियम में हूँ? क्या मैं इक्विलिब्रियम में हूँ? अब
नहीं, यहाँ इक्विलिब्रियम में क्यों हूँ मैं? सेम वाली क्योंकि आपके हिसाब से ये कौन सा मूवमेंट है? बताओ, ये कौन सा मूवमेंट है आपके हिसाब से? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? मैं मुझे तो उल्टा दिखेगा ना, तुम बताओ। एंटी क्लॉकवाइज। और ये वाला कौन सा है? क्लॉकवाइज। अगर मैं इधर गिर रहा हूँ तो किधर जा रहा हूँ? एंटी क्लॉकवाइज। इधर जा रहा हूँ तो किधर जा रहा हूँ? क्लॉकवाइज। और सीधा हूँ तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हर्षविंदर जी दोनों क्या है? बराबर। तो ऑन इक्विलिब्रियम टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल। टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल। किस पे? इक्विलिब्रियम। किस पे? इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ओके। दूसरा, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज, या नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज, ये दो कंडीशन है किसकी? ऑन इक्विलिब्रियम टोटल क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स आर इक्वल एंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। आप ये भी बोल सकते हो नेट मूवमेंट ऑन द बॉडी इज सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। जब ऐसा कुछ हो तो बॉडी को किस में माना जाता है बच्चे? इक्विलिब्रियम। किस में माना जाता है? इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। किसके? मीटर्स के बारे। किसके करते हैं? मीटर्स के बारे। उससे पहले थोड़ा सा मुझे डाउट है तुम लोगों पे, शायद तुम लोग भूल गए होगे, तो ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ये रेडियस सेम है दोनों साइड, ठीक है? नेट मूवमेंट निकालो अबाउट ओ। नेट मूवमेंट अबाउट क्लॉकवाइज मूवमेंट्स क्या होते हैं? नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज क्या होते हैं? पॉजिटिव। डायग्राम मत बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो सीधा। ए बी सी ले लो, 5n A है, 2n B है, 3n C है। समझे बच्चे? ये टेंजेंट लग रही है, मतलब परपेंडिकुलर रेडियस लेनी है, फोर्स 2 न्यूटन वाली जज करनी पड़ेगी। करो करो करो, मल्टीप्लाई करके लिखना शुरू करो। डायग्राम मत बनाओ। लिखना स्टार्ट करो, ऐड करो ना सबको। बेटा एक ਤਾਂ नेगेटिव होंगे 5 ਤੇ 2 ਵਾਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ 3 ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪॉजिटिव। तीन वाली नेगेटिव नहीं आएगी। कौन सी? 3 वाली एंटी क्लॉकवाइज होगा था ये। हाँ जी, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। आप बंद कर रहे हो ढक्कन को, वो तो अंदर की तरफ जाएगा, तो ग्राफ अंदर की तरफ क्या होता है? नेगेटिव। ऊपर की तरफ आएगा ग्राफ क्या होता है? पॉजिटिव। भाई टेस्ट में एब्सेंट नहीं होना, मुझे पता है ये हर्षविंदर हो गया, अबे बीमार हो जाएगा, सुखबीर ने बाहर जाना होगा, टेस्ट मिस नहीं करना है। तैयारी कर लो रात में बैठ के। चंदन जी, हाँ वो देकर गया देकर हिम्मत पाठ होता है तुम्हारे गांव में बहुत ज़्यादा, संडे के छुट्टी नहीं मारनी है किसी ने। देखो पहले टॉर्क F1 की वजह से, सुनो, F1 फोर्स 5 है, 5 इंटू 2, क्योंकि रेडियस तो सेम रहेगी होता, कितना आ गया? -10 न्यूटन मीटर। समझ आया कि नहीं? है क्लियर है बच्चे?
ओके, उसके बाद है टॉर्क F2 कितना 2 न्यूटन। अब हम क्या करते हैं गलती, हम इसको रेडियस ले लेते हैं कि 2 मीटर है, यहाँ से नहीं, आपको ये डिस्टेंस देखना है, टोटल कितना है 2, तो ये कितना बच गया 1.5, तो 2 × 1.5 आंसर आ गया 3 न्यूटन मीटर। ये पाइवट से इधर है तो ये भी कैसे रोटेट कराएगी इसे क्लॉकवाइज। अगला है F3, ये तो हो ही जाएगा 3 × 2 कितना आ गया 6 न्यूटन मीटर पॉजिटिव, आंसर आ गया 13 से -7 न्यूटन मीटर, 7 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। कितने बच्चों का ये सही है? वेरी गुड। क्या गड़बड़ की है बताओ, प्राइवेट पॉइंट से गलत लिया डिस्टेंस, ठीक है, ध्यान रखना है इसमें। सर जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू जो -y एक्सिस है उससे देखते हैं कितना, उसी से क्यों देखते हैं सर y वाली एक्सिस से ऊपर से क्यों देखते हैं? किससे? ये वाली चीज है, मतलब ऐसे है इधर को जाएगा या इधर को जाएगा उसके हिसाब से। ये है ना बैलेंस, ये बैलेंस है, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो गया क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज इधर क्या रहेगा है ना, और यही चीज इधर जाएगी इधर क्या। ओके, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल बनाओ, क्या बनाओगे इस सिर्फ इस 3 वर्ड से, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल, सिर्फ 3 वर्ड्स बोले मैं, यूनिफॉर्म मीटर रूल। चेक कर लेना, मुझे नहीं लगता सब बच्चों ने सही बनाया होगा। ये मिस किया होगा आपने, कोई है बच्चा जिसने 50 पे वेट लगाया हो स्केल का? बता रही मुझे क्लियर, मुझे क्लियर। ये हरकतें नहीं करनी है, उधर कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हैं 0, 50, 100 और यहीं पे ही क्या लगा रहे हैं वेट, इतना क्यों हाथ खोज करना है आपको। रीडिंग्स जो हैं वो हमेशा कहाँ लिखो, ऊपर लिखो, नीचे मत लिखो कभी। किसी बच्चे ने अभी भी अगर ऐसी हरकत की है तो प्लीज चेंज कर दो इसको, समझ आ गई। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ, एक बच्चे ने तो उधर ऐसा डायग्राम बनाया, क्वेश्चन था यूनिफॉर्म मीटर स्केल, ठीक है, चलो यहाँ 50 कर दिया, यहाँ W कर दिया, मैंने कहा इन चीजों को ऊपर लिख दो, तो वो बच्चा लिखता है यूनिफॉर्म मीटर स्केल वेट W इज बैलेंस्ड ऑन, वेट तो भी रहता है, इज बैलेंस्ड ऑन 30 सेंटीमीटर मार्क, 30 नीचे था ऊपर करके, you can imagine what we are dealing with बच्चे, है ना। और ये भी इतनी बार बताने के बाद क्यों, क्योंकि घर पे जाके किताब बोलनी नहीं है, समझ आई। लिखो यूनिफॉर्म मीटर रूल, मतलब उसी पे डायग्राम पे, इज बैलेंस्ड ऑन 30 सेंटीमीटर मार्क, इज बैलेंस्ड ऑन 30 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ वेट ऑफ, बेटा डायग्राम पे बनाओ बस, इज बैलेंस्ड ऑन 30 सेंटीमीटर मार्क when a weight given है आपको 20 ग्राम फोर्स is suspended from one end, कितने एंड होते हैं इसके? 2, एक 0 एक 100, तुम जज करो 100 तो तुम जज करो, वेट निकालो स्केल का वेट निकालो, कोई बात नहीं मैं भी कराऊंगा। हाँ जी, किधर लगाया तुमने में? 100 वाली सीट नहीं लगेगा, क्यों? 100 वाली साइड लगेगा ना, वेरी गुड रचित, क्योंकि यहाँ तो वेट है और वेट को बैलेंस करने के लिए वेट वाली साइड और वेट लगा दो,
ये तो समझदारी है। सीसॉ है ना, मैं जिस साइड बैठा हूँ मैं मेरे भाई को भी उसी साइड बोलूंगा, तभी खेला है ना, दूसरी साइड किसी को नहीं बिठाना। ठीक है रचित, कहाँ लगेगा? इधर। थोड़ा सा बच्चे इसमें कॉमन सेंस यूज करना है। ये साइड लंबी है, यहाँ वेट एक्ट कर रहा है, बाकी चलो साइड भी छोड़ दो, यहाँ वेट एक्ट कर रहा है ना, तो ये स्केल को कैसे घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स किधर लगानी पड़ेगी? एंटी क्लॉकवाइज। अगला स्टेप क्या है बच्चे? ये स्टार्टिंग से गलती हो रही है आपसे, है ना? वीडियो में इसमें कह रहा है 20 into 30। क्या तुम पॉइंटों में आंसर निकाल रहे हो भाई? मेरे पास तो आंसर 30 के GFI है। $46 पॉइंट। माही कह रही है 46 पॉइंट। समझ नहीं आया क्वेश्चन? सुनो, एक बैलेंस होने के लिए स्केल का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होना चाहिए? बराबर। इसकी वजह से कौन सा है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट? फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो 20 into 30 equals to W into 20। डिस्टेंस हमेशा कहाँ से लेना है? हाईवे। ठीक है, कहाँ से लेना है डिस्टेंस? हाईवे। तो सुप्रीत सही है आंसर। ठीक है, इक्वेशन और देखो, a half meter rule। कांटों पे बैठा है क्या तू? ये सब नॉर्मल बैठे। हाँ जी, a half meter rule, half meter rule, half meter rule इनकम्प्लीट है। half meter rule, हाँ 0, 50, 25 पे वेट, बैलेंस पॉइंट नहीं, यूनिफॉर्म ही, यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल। ठीक है, इज बैलेंस्ड ऑन 29 सेंटीमीटर मार्क, इज बैलेंस्ड ऑन 29 सेंटीमीटर मार्क when a weight 50 gram force is suspended at 10 centimeter mark, when a weight 50 gram force is suspended at 10 centimeter mark। क्या सही है या गलत स्टेटमेंट? गलत है ना। तो when 50 gram force is suspended at one end, at one end, कौन से एंड पे लगाओगे? 50 वाले पे। कौन से एंड पे लगाओगे? 50 पे। हो जाएगा ये। चलो कल अब क्या करना है हमने? टेस्ट की तैयारी 8 से 9, 9 से 10।